हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश बिल्कुल जीरो लेवल से, यानी कि बिल्कुल बेसिक से। आज मैं आपको इंग्लिश सिखाने वाला हूं, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि रियली आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि आज इस वीडियो में हम इंग्लिश की ऐसी बारीकियों को समझने वाले हैं, हो सकता है जो आपको अब तक नहीं पता हो, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यानी कि बिल्कुल ABCD से मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। अब इससे बेसिक क्या हो सकता है? आप खुद जानते हैं कि ABCD से बेसिक कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए अगर आपको इंग्लिश रीडिंग करने में, इंग्लिश को समझने में, इंग्लिश को लिखने में प्रॉब्लम जाती है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, नॉट अ सब्जेक्ट। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, नॉट अ सब्जेक्ट। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इंग्लिश एक लैंग्वेज। दोस्तों, ये बात तो क्लियर है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो आइए सबसे पहले लैंग्वेज की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या होती है। दोस्तों, लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ वर्ड्स और साइंस that people use to express thoughts and feelings to each other। लैंग्वेज वर्ड्स का और साइंस का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसे लोग अपने थॉट्स को और अपनी फीलिंग्स को दूसरे व्यक्तियों के साथ एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। वही हमारी लैंग्वेज कहलाती है, और इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। अब ये जो लैंग्वेज होती है, ये 3 प्रकार की होती है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लैंग्वेज: ओरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज, सिंबलिक लैंग्वेज यानी कि साइन लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज यानी कि जिसको ओरली स्पीक किया जाता है, जिसको बोला जाता है, वो हमारी ओरल लैंग्वेज कहलाती है। अगर इसी को लिखा जाए तो वो हमारी रिटन लैंग्वेज कहलाती है। और कुछ लैंग्वेजेस सिंबलिक लैंग्वेज भी होती है, जो साइन के रूप में होती हैं, वो भी लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, नॉट अ सब्जेक्ट। और लैंग्वेज क्या होती है, ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया है। अब जो लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट होते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट के बारे में हम जानेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। इसके बाद हम इसके लेटर, देन वर्ड, और हम सेंटेंस को भी समझेंगे। तो चलिए जान लेते हैं अल्फ़ाबेट के बारे में। अब देखिए, अल्फ़ाबेट को एक्सप्लेन कराने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट कितने हैं? तो हम में से ज़्यादातर लोगों का आंसर होगा 26। जी हाँ, हमें से ज़्यादातर यही आंसर देंगे कि 26 अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, जो कि रॉन्ग है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल गलत है। अभी मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स होते ही नहीं हैं। जी हाँ, जब 26 नहीं होते तो कितने होते हैं? अब आप सोच रहे होंगे, हमें तो स्कूल में यही बताया गया है, अब तो कुछ भी कह रहे हैं। अब तक तो हमें यही पता था कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। ये तो नर्सरी क्लास और फर्स्ट क्लास का बच्चा भी जानता है कि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। लेकिन मैं आपको अभी प्रूव करके बताऊँगा कि 26 अल्फ़ाबेट नहीं होते हैं, कितने होते हैं। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए जानते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट्स नहीं होता। सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट है जो कि एक है। बिल्कुल आपने सही सुना, सिंगल है, 26 नहीं, एक है। अल्फ़ाबेट एक ही है, 26 नहीं है। एक बार फिर से सुन लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट एक है, 26 नहीं है। मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, इसके बाद आप खुद समझेंगे कि अल्फ़ाबेट एक कैसे हुआ। देखिए, एन अल्फ़ाबेट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर्स इन एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में सभी लेटर्स के कलेक्शन को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। किसी भी लैंग्वेज के सभी लेटर्स के कलेक्शन को, उनके समूह को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में ए से लेकर जेड तक जो 26 लेटर्स हैं, इन 26 लेटर्स के कलेक्शन को ही अल्फ़ाबेट नाम दिया गया है। एक बार फिर से सुनिए, इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे लेकर जेड तक 26 लेटर्स हैं, और इन 26 लेटर्स के कलेक्शन को ही अल्फ़ाबेट कहा जाएगा। अब ए अपने आप में एक अल्फ़ाबेट नहीं होता है, बी अल्फ़ाबेट नहीं होता है, सी अल्फ़ाबेट नहीं होता है। ए से लेकर जेड तक के टोटल जो लेटर्स हैं, इनका जो ग्रुप है, इनका जो कलेक्शन है, उसको हम अल्फ़ाबेट कहेंगे, जो कि एक है। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई तो मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए और एक्सप्लेन कराता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट के हिंदी मीनिंग के बारे में बात करते हैं। क्या मतलब होता है?
अल्फ़ाबेट को हिंदी में कहा जाता है वर्णमाला, जिसका मतलब होता है गार्लैंड। ठीक है, वर्ण यानी कि ए एक अक्षर, एक वर्ण होता है। ठीक है, वर्णमाला। तो वर्णमाला होती है कि वर्णमालाएं होती हैं? देखो भाई, हिंदी में भी वर्णमाला एक है, वर्णमालाएं नहीं हैं। तो इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट है वो भी एक ही है, क्योंकि अल्फ़ाबेट का मतलब ही वर्णमाला होता है। अब वर्णमाला यानी कि माला, जिसको कहा जाता है गार्लैंड। तो मैं आपको एक माला बना के दिखाता हूँ। हालांकि मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप फीलिंग्स को समझ लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे एक माला बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ पे एक माला डिज़ाइन कर दी है। ठीक है, पेंटिंग पे ध्यान नहीं दीजिए। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक माला बनाई। अब इसमें यहाँ पे फ्लावर्स लगा देता हूँ, और ये मैंने यहाँ से ए बी सी डी से लेकर जेड तक मैंने यहाँ पे 26, हाउ मेनी, 26 फ्लावर्स लगा दिए। ठीक है, ए एक हम इसको फ्लावर मान लेते हैं, बी सी डी। ठीक है, 26 मैंने यहाँ पे फूल लगा दिए हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ये 26 मालाएं हो गई, क्या ये 26 गार्लैंड्स हो गई? तो आपका आंसर होगा नहीं। माला पहले भी एक थी और अभी भी एक है, सिर्फ इसमें जो फूल लगाए गए हैं वो 26 हैं। तो 26 फूल हैं, यानी कि 26 लेटर्स हैं। माला एक ही है और वही है हमारा अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट एक ही है, सिर्फ लेटर्स 26 हैं। क्लियर है? चलो, ऐसे लेकर जेड तक ये लेटर्स मैंने राइट कर दिए हैं। अब ये जो लेटर्स हैं, तो इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वाउल्स और कंसोनेंट। तो चलिए सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेंगे। वाउल्स ए ई आई ओ यू, जो कि हमारे 5 होते हैं। इसके बाद जो रिमेनिंग लेटर्स बचते हैं वो हमारे कंसोनेंट्स कहलाते हैं, जो कि 21 होते हैं। देखो, टोटल तो जो हमारे लेटर्स हुए 26 हुए, इसमें से हम 5 वाउल्स को माइनस करेंगे, तो रिमेनिंग जो 21 लेटर्स हैं ये हमारे कंसोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, ए ई आई ओ यू ये वाउल्स हैं, इसके बाद जो भी लेटर्स हैं ये सभी कंसोनेंट्स कहलाते हैं। अब एक बात और जानते हैं कि इसमें सेमी वाउल्स भी होते हैं, जो कि डब्ल्यू और वाई हैं। डब्ल्यू वाई को सेमी वाउल्स कहा जाता है। अब कब डब्ल्यू और वाई कंसोनेंट का काम करते हैं और कब ये वाउल्स का काम करते हैं, ये भी समझते हैं। अब देखो, ये जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू आपको साउंड किसका देता है? वा का। और वाई आपको साउंड देता है या का। ठीक है, ये बात ऑलरेडी आप जानते हैं, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि डब्ल्यू आपको वा का साउंड देता है और वाई आपको या का साउंड देता है। ठीक है, ये डब्ल्यू जब वा का साउंड दे तो ये एक कंसोनेंट कहलाएगा, और वाई जब या का साउंड दे तो ये भी कंसोनेंट कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जब डब्ल्यू से वा का साउंड ना मिले और वाई से या का साउंड ना मिले तो फिर वो वाउल कहलाएगा। ठीक है, चलो इसके एग्जाम्पल से आप इसको समझ लीजिएगा। ये मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स बता देता हूँ। ये डब्ल्यू के एग्जाम्पल्स हैं जो कि एज अ कंसोनेंट है, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू आपको वा का साउंड देगा। किसका देगा? वा का। देखिए, वर्क, वॉल, विन, वेट, वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे डब्ल्यू आपको वा का साउंड दे रहा है, तो डब्ल्यू यहाँ पे एक कंसोनेंट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, अब यही डब्ल्यू आपको वा का साउंड नहीं देगा, तो डब्ल्यू यहाँ पे सेमी वाउल्स की तरह वर्क करेगा। कैसे? देखो, रो, रो डब्ल्यू से वा का साउंड मिला? बिल्कुल नहीं मिला, ओ का साउंड मिल रहा है, रो। विंडो, अब विंडो को देखेंगे तो विंडो में स्टार्टिंग में डब्ल्यू वा का साउंड दे रहा है, तो यहाँ पे ये कंसोनेंट है, और डब्ल्यू लास्ट में वा का साउंड नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे ये वाउल की तरह वर्क कर रहा है, विंडो। इसी तरह से थ्रो, क्रो, बोरो, इन तीनों ही वर्ड्स में आप देखेंगे डब्ल्यू लास्ट में आकर वा का साउंड नहीं दे रहा है, ओ का साउंड दे रहा है, तो डब्ल्यू यहाँ पर वाउल्स की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, चलिए इसी तरह से अब देखते हैं वाई। वाई आपको यहाँ पे या का साउंड देगा, तो ये कंसोनेंट की तरह वर्क करेगा। कैसे? यू, येलो, यस, योर, याट। ठीक है, ये आपको वाई या का साउंड दिया। अब वाई आपको या का साउंड नहीं देगा, तो वाउल्स की तरह वर्क करेगा। कैसे? स्टोरी, सिटी, फ्लाई, क्राई, ट्राई। तो यहाँ पे वाई से आपको या का साउंड नहीं मिला,
तो ये आपको सेमी वाउल्स कहना है, ठीक है। तो ये सेमी वाउल्स की तरह वर्क कर रहा है। ये हमारे एग्जाम्पल्स हुए डब्ल्यू और वाई के। आई होप आपको ये भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेटर्स के बारे में जानेंगे कि लेटर्स क्या होते हैं। इसके बाद वर्ड देन सेंटेंस को हम समझेंगे। तो देखिए, लेटर सबसे छोटा होता है लेटर, इससे बड़ा वर्ड, देन हमारा सेंटेंस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेटर की डेफिनेशन को समझेंगे। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहा जाता है, हिंदी में जिसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज, देखो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, इसी तरह से हिंदी लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज है, उर्दू है, मराठी है, बंगाली है, पंजाबी है, ये भाषाएं हैं। तो हर एक भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसी को लेटर कहा जाता है। तो इंग्लिश में भी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको लेटर कहेंगे, यानी कि लेटर से छोटा तो कुछ होता ही नहीं है। ऐसे छोटा क्या होता है बताइए? ऐसे छोटा कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो किसी भी भाषा की सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है उसको हम लेटर कहते हैं, ठीक है। ए लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है। तो इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक 26 लेटर्स हैं। हाउ मेनी लेटर्स? 26 लेटर्स हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब लेटर से बड़ा क्या होता है? वर्ड। अब एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, क्या कोई लेटर का मीनिंग हो सकता है? क्या कोई लेटर एक वर्ड की तरह यूज़ हो सकता है? बताइए ज़रा। बिल्कुल हो सकता है। देखो, लेटर का कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो 26 लेटर्स हैं उनमें 2 लेटर्स ऐसे हैं जिनका मीनिंग निकलता है। देखो, ए से लेकर जेड तक 26 जो लेटर्स हैं, इनमें देखिए ये जो ए और आई, इसका मीनिंग आपको पता होगा। नहीं पता तो जान लीजिए। ए का मतलब क्या होता है? एक। जब हम बोलते हैं ना दिस इज़ अ पेन, ये एक पेन है, ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, तो ए का मतलब क्या होता है? एक निकलता है, यानी कि एक आर्टिकल। और आई का मतलब क्या होता है? मैं। एज अ प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं, तो आई का मतलब क्या निकलता है? मैं। तो ये जो ए और आई है ये हमारे वर्ड की तरह भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। चलो, ये भी आपको क्लियर हुआ। हम बात कर रहे थे लेटर्स के बारे में। लेटर्स हमारे क्लियर हो गए। अब आते हैं वर्ड। लेटर से बड़ा क्या होता है? वर्ड। पहले इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं। अ सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड लेटर, ठीक है। सॉरी, लेटर नहीं, इज कॉल्ड वर्ड। लेटर बाय मिस्टेक निकल गया है। अ सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। लेटर्स के सिस्टमेटिक ग्रुप को ही हम वर्ड कहते हैं, ठीक है। जो लेटर्स होते हैं, लेटर से मिलकर वर्ड बनता है, लेकिन सिस्टम होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से इनको अरेंज किया गया होता है जिसका कोई मीनिंग निकलता है, तभी उसको हम वर्ड कहेंगे। अदरवाइज उनको हम वर्ड ना कहकर हम लेटर्स ही कहेंगे। पहले एग्जांपल्स देख लीजिए। बुक, बॉल, पेन, स्कूल, बॉय, ये सभी हमारे वर्ड्स हैं, क्योंकि देखो सबका मीनिंग है। बुक का मीनिंग है पुस्तक, आप सभी को पता है। बॉल का मीनिंग भी आपको पता है, पेन का, स्कूल का, बॉय का, सबका मीनिंग आपको पता है। तो ये हमारे वर्ड कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसी बुक को मैं ओ बी ओ के राइट कर दूँ तो क्या ये हमारा वर्ड हुआ? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ओ बी ओ के, ओ बुक, इस तरह का कोई वर्ड ही नहीं है, और इस तरह के वर्ड का कोई मीनिंग भी आपको डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा, गूगल करेंगे तो भी नहीं मिलेगा। तो ये हमारे वर्ड्स नहीं हैं, ये हमारे लेटर्स ही हैं। वर्ड कब करेंगे? जब हम इनको अरेंज करके लिखेंगे, जिसका एक मीनिंग निकलेगा, तो ही इसको हम वर्ड कहेंगे। अदरवाइज ये वर्ड नहीं कहलाएगा, ये सिर्फ लेटर्स ही कहलाएंगे। आई होप आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि वर्ड तभी कहलाता है जब उनको लेटर्स को सिस्टम से एक ग्रुप में अरेंज किया गया होता है जिसका कोई मीनिंग होता है। अब इस वर्ड से बड़ा क्या होता है? सेंटेंस। तो अब जानते हैं सेंटेंस के बारे में। ये रहा हमारा सेंटेंस। सबसे पहले सेंटेंस की डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। अ सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। वर्ड्स के सिस्टमेटिक ग्रुप को ही हम सेंटेंस कहते हैं, यानी कि वर्ड्स को सिस्टम से अरेंज किया गया होता है, तो वो हमारा एक सेंटेंस कहलाता है, जिसका कोई मीनिंग होता है, जो हमें कोई इन्फॉर्मेशन देता है, जिससे हमें कोई जानकारी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज़ अ गुड बॉय। राहुल एक अच्छा लड़का है, जो कि एक फुल स्टॉप पर एंड हो रहा है। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो ये सभी हमारे सेंटेंस कहलाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा
कि लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज के बाद अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट के बाद लेटर क्या होता है, देन वर्ड क्या होता है, देन सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं, ये भी मैं इसी वीडियो में जान लेते हैं। देखो, मैं आपको एक एक चीज़ बिल्कुल एक्सप्लेन कराता जा रहा हूँ और आई होप आपको मज़ा भी आ रहा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो इतना तो बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी कहीं बिल्कुल नहीं जाइएगा, क्योंकि अभी वीडियो में बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको सेंटेंस के टाइप्स को भी समझना है। और वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए हम वीडियो इसमें सेंटेंस के टाइप्स को समझते हैं। देखो, सेंटेंस के दो क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे निकाले हुए हैं, क्लासिफिकेशन फर्स्ट और क्लासिफिकेशन सेकंड। ये फर्स्ट है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में जो सेंटेंस के टाइप्स होते हैं, उसमें जो नंबर फर्स्ट होता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकंड होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, देन ऑप्टेटिव सेंटेंस। 5 टाइप्स अर्थ के आधार पर क्लासिफिकेशन फर्स्ट में सेंटेंस को 5 टाइप्स में बताया गया है। असर्टिव सेंटेंस या इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये 5 टाइप्स के हुए। अब असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम क्लासिफिकेशन 2 को समझ लेते हैं। क्लासिफिकेशन 2 में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे पहले असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, ये रहे हमारे असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देखो, ऐसे जो सेंटेंस जो किसी भी तरह का डिक्लेरेशन देते हैं, किसी भी तरह का वर्णन करते हैं, वही हमारे असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। सच सेंटेंसेस स्टेट अ फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया, जिसमें कोई फैक्ट, कोई ओपिनियन या कोई आइडिया बताया गया होता है, कोई कथन दिया गया होता है, उसको एक्सप्रेस किया गया होता है, वही हमारे असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जो कि फुल स्टॉप पर एंड होते हैं। जैसे कि आई वांट टू प्ले क्रिकेट बट आई डोंट वांट टू प्ले फुटबॉल। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ लेकिन मैं फुटबॉल खेलना नहीं चाहता। ही इज़ द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। तो ये हमारे असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो भी असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो फुल स्टॉप पर एंड होते हैं। ठीक है, जिनमें कोई इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। इसके बाद आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, जिनको आदेशात्मक वाक्य कहा जाता है। इसकी पहले डेफिनेशन समझेंगे। Imperative sentence. Sentences which are used to permit, command or request are known as imperative sentence. ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई परमिशन मांगी गई होती है या कोई कमांड दी गई होती है, कोई रिक्वेस्ट यानी कि कोई सलाह, कोई रिक्वेस्ट, कोई अनुरोध किया गया होता है या कोई एडवाइस दी गई होती है, वो सभी सेंटेंस हमारे इम्पेरेटिव कहलाते हैं। यानी कि जिसमें कोई आदेश या जिसमें कोई रिक्वेस्ट या जिसमें कोई एडवाइस होती है, तो वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, ये भी फुल स्टॉप पे एंड होते हैं। फुल स्टॉप नहीं है तो आप यहाँ पे फुल स्टॉप लगा लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है, कम हियर, यहाँ आइए, प्लीज़ कम हियर, कृपया यहाँ आइए, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात नहीं करिए, लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए, ओपन द डोर, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ये सभी हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई कमांड यानी कि कोई आदेश दिया गया होता है या कोई रिक्वेस्ट, कोई अनुरोध किया गया होता है या कोई एडवाइस यानी कि जिसमें कोई सलाह दी गई होती है, तो वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। सेंटेंसेस वेयर अ क्वेश्चन इज आस्क्ड। देखो, इंटरोगेटिव से ही क्लियर है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें कोई क्वेश्चन किया गया होता है, कोई सवाल पूछा गया होता है, वही हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ये या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं या फिर WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे या फिर WH फैमिली वर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे, वही हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं।
आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। हाँ, एक बात और, ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये क्वेश्चन मार्क पर एंड होते हैं। किस पर? क्वेश्चन मार्क इनके लास्ट में आता है। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस है। देखो, डू से स्टार्ट हुआ जो कि हेल्पिंग वर्ब है, वेयर से स्टार्ट हुआ जो कि क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट क्वेश्चन वर्ड है, कैन जो कि एक मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क करता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स इसको कहा जाता है। ये सभी हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स थे। आगे मूव करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। Sentences which are used to express sudden emotions such as joy, grief, shock, fear, etc. तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सडन कोई इमोशंस को एक्सप्रेस किया गया होता है, या तो कोई प्रसन्नता बताई गई होती है, कोई खुशी, कोई दुख, कोई आश्चर्य, किसी भी तरह का डर को एक्सप्रेस किया गया होता है वर्ड्स के थ्रू, वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, जिनके लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन आता है। ठीक है, चलिए अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि व्हाट अ सीन, हम बोलते हैं ना व्हाट अ सीन, क्या दृश्य है। हाउ ट्रेजिक, ओह नो, इनक्रेडिबल, ओह माय गॉड। तो ये सभी हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जांपल्स हैं। आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, देखो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यानी कि इच्छावाचक वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई प्रार्थना, कोई विश या कोई श्राप, कर्स, बद्दुआ या कोई ब्लेसिंग्स यानी कि आशीर्वाद दिया गया हो, वो सभी हमारे सेंटेंस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई प्रार्थना है या फिर कोई विश है या किसी भी तरह से श्राप है या ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है, वो हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, बर्थडे विश करने के लिए हम कहते हैं विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, आई विश आई वर अ बर्ड। तो ये जो हमारे सेंटेंस हैं ये हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्लासिफिकेशन फर्स्ट के जितने भी टाइप्स हैं वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे कि सेंटेंस जो अर्थ के आधार पर 5 टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं, उनको मैंने आपको यहाँ पे 1 बाय 1 एक्सप्लेन करा दिया है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इनको भी आप एग्जाम्पल्स देख लीजिए। ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, शी लिव्स इन दिल्ली, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, कम हियर, थैंक यू सो मच। ये हमारे सभी अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद नेगेटिव, जिसमें नॉट का यूज़ किया गया होता है, तो इन सभी में नॉट लगा दीजिए, सेंटेंस हमारे नेगेटिव बन जाएंगे। ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, शी डज नॉट लिव इन दिल्ली, यू आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, डोंट कम हियर। ये सेंटेंस हमारे नेगेटिव है जिनमें नॉट का यूज़ करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑलरेडी आपने जान लिए हैं, जिनमें क्वेश्चन किया गया है। इज ही प्लेइंग क्रिकेट, डज शी लिव इन दिल्ली, आर यू माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ आर यू। और इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी कि जिसमें नॉट भी है और क्वेश्चन भी किया गया होता है। इज़ ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, डज शी नॉट लिव इन दिल्ली, वाई डिड यू नॉट कम होम यस्टरडे, डू यू नॉट हैव अ कार। तो ये सभी हमारे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हमने समझा कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज के बाद मैंने आपको अल्फ़ाबेट के बारे में बताया, देन हमने लेटर, वर्ड और सेंटेंस के बारे में समझा। फिर हमने क्लासिफिकेशन फर्स्ट और क्लासिफिकेशन सेकंड को भी जाना कि क्लासिफिकेशन फर्स्ट में असर्टिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। ये सभी हमने 1 बाय 1 समझा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने में और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।